जब मैं क्लास 2 में था तो मेरे टेक्स्ट बुक में बहुत से वर्ड हुआ करते थे, बहुत से गाने हुआ करते थे। उसमें से एक वर्ड जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और वो था देशभक्ति। इस वर्ड की इंस्पिरेशन लेकर मैंने बहुत से कविताएं लिख डाली, बहुत से गाने लिख डाले। लेकिन क्योंकि मैं किसी प्रोफेशनल टाइप का इंसान नहीं रहा हूँ तो मेरी कविता और गाने खाली मेरे तक ही सीमित रहे। वैसे उस टाइम एक और वर्ड हुआ करता था, वो था #बाइकआउट। लेकिन इसका उपयोग हमारे गांधी जी ने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था। लेकिन अभी ये वर्ड हमारे सामाजिक लाइफ से ऐसे जुड़े हुए हैं कि मान लो कि ये कोई जोक हो, ये वाला जोक नहीं, ये वाला जोक। वैसे आप इनसे मिले, इसको तो आप जानते होंगे। ये जेनोसाइड की बात करते हैं और महिलाओं के लिए बड़ा चीफ वर्ड बोलते हैं। और हाल ही में इन्होंने देश के तिरंगों को लेकर अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहते हैं कि हमें देश के तिरंगों का बाइकआउट कर देना चाहिए। अब जरा सोचिए, देश की ऐसी महान अभिव्यक्ति जिसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी जान तक दे दी, उसके लिए ये इंसान कहते हैं कि हमें उसका बाइकआउट कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन को फॉलो जो करते हैं तो इनको कोई बाइकआउट करता नहीं और ना ही इन पे देशद्रोह का टैग लगता है। कारण एक है किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन को फॉलो जो करना। लेकिन शुक्र है कि लोग ऐसे नहीं हैं जो खाली टीआरपी के पीछे भागते हैं। और टीआरपी को लेकर देश के लोगों का ध्यान हटाया जाता है देश के मुख्य मुद्दे से और उनका ध्यान लगाया जाता है इनकी Y+ कैटेगरी की स्पेशल सिक्योरिटी पर। क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन को फॉलो जो करती हैं, इसलिए जब ये बोलती हैं हमारे देश के फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट, तो ना तो इन पर देशद्रोह का टैग लगता है और ना ही इनका बाइकआउट किया जाता है। लेकिन रवीश कुमार जैसे लोगों का क्या, जो देश के मुख्य मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश करते हैं, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, ऐसी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश करते हैं, देश में बढ़ता हुआ इनटॉलरेंस की बात करते हैं, उनको दिया जाता है देशद्रोह का टैग और उनसे छीन लिया जाता है उनकी आवाज़, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन को फॉलो जो नहीं करते। बात है 4 दिसंबर 2018 की, जब बुलंदशहर के पास 3 गायों की लाशें मिली और उस गायों की लाशों को देखा था सबसे पहले बजरंग दल के एक एक्टिविस्ट ने। भाई साहब ने जाकर एक भीड़ के साथ जाकर एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। पुलिस स्टेशन पे आग बढ़ की और गन फायरिंग हुई जिससे 3 और 2 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से एक थे सुबोध कुमार जो कि एक सीनियर इंस्पेक्टर थे और एक थे सुमित कुमार जो कि एक स्टूडेंट थे। अब जरा सोचिए, देश की ऐसी संपत्ति जो आपकी और हमारे टैक्स से बनी है उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उस पर आग लगा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन को जो फॉलो करते हैं, इसलिए ना तो इन पर कोई बैन लगाता है और ना ही इन पर ज़्यादा कार्रवाई होती है। इस घटना के बाद एक सीनियर इंस्पेक्टर का बयान आता है और वो कहते हैं कि हम सबसे पहले काऊ किलर्स को ढूंढेंगे क्योंकि काऊ किलर्स आर आवर टॉप प्रायोरिटी। ये बातें एक जाने माने एक्टर नसरुद्दीन शाह को थोड़ी ऑकवर्ड सी लगती है और अपने ट्वीट में बोलते हैं कि कैसी आडंबना आ गई है देश में। देश के भविष्य को हत्यारे को छोड़कर हम सबसे पहले काऊ किलर को ढूंढ रहे हैं। ये बातें क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन के अगेंस्ट जाती हैं तो उन पर टैग लगता है देशद्रोह का और इन पर लगाया जाता है #बाइकआउट के नारे। एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के IT सेल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया था कि जब आमिर खान अपने इंटरव्यू के दौरान अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देश में कैसे इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। देश में बढ़ते हुए इनटॉलरेंस की उन्होंने बात की थी। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कैसे आमिर के अगेंस्ट एंटी नेशनलिज्म का स्लोगन चलाया जाए ट्विटर और सोशल मीडिया में। मेरे बातों से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये नैरेटिव चलाए जाते हैं जब बातें किसी पॉलिटिकल पार्टी की नरेशन के अगेंस्ट होती है और उसके चलते उनको देशद्रोह ठहरा दिया जाता है और उसके अगेंस्ट बाइकआउट के नारे लगाए जाते हैं। अब मेरी बातों से आपको समझ में तो आ रहा होगा कि कैसे किसी इंसान को बाइकआउट किया जाता है देश से। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नरेशन के अगेंस्ट जब कोई बात होती है तो उनको बाइकआउट किया जाता है, उनमें देशद्रोह का टैग लगाया जाता है इस तरीके से। वैसे अमेरिकी मूवी में इन सब की शुरुआत हुई थी PK से। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, स्क्रिप्टर, साउंड प्रोड्यूसर सभी के सभी हिंदू थे। एक बड़ा रोल प्ले किया था सुशांत सिंह राजपूत ने जो कि एक हिंदू ही थे। लेकिन क्योंकि नैरेटिव जो बैठाना था तो आमिर खान से अच्छा इंसान इसमें कोई नहीं मिल सकता था। आप मुझे सच सच बताइएगा कि जब आप ये मूवी देखने गए थे थिएटर में तो आप में से किसी को लगा था कि ये मूवी एंटी हिंदू को प्रमोट कर रहा है? सच सच बताइएगा, किसी को नहीं लगा था कि ये मूवी एंटी हिंदू को प्रमोट कर रहा है। लेकिन जब ये मूवी 1 हफ्ते के बाद 600 करोड़ के पास कमाई कर जाती है तो एक नैरेटिव बैठाया जाता है कि मूवी एंटी हिंदू को प्रमोट कर रहा है और बताया जाता है कि यार कैसे हिंदू हो तुम्हें बुरा नहीं लगता इस बात के लिए कि और तुम्हारे धर्म के लिए आह्वान किया जा रहा है और तुम इस मूवी को देखे जा रहे हो। तो हम लोगों ने भी फील किया कि यार हिंदू तो हैं हम लोग, चलो मान लिया, मुझे भी बुरा लग गया। इस मूवी में एक सीन है जिसमें दिखाया गया है कि आमिर खान जो कि एक एलियन है और जो एक ड्रामा एक्टर होता है जो भगवान शिव की तरह बेस किया होता है, उसको समझ के कंफ्यूज हो जाता है। इसमें आमिर खान का एक जोक बनाया गया और दिखाया गया कि आमिर
उस ड्रामा एक्टर और असली भगवान के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और एक हफ्ते बाद जब इस मूवी के ऊपर FIR होता है इस पर्टिकुलर सीन को लेकर, तो ये सेम जोक उस पर भी लागू होता है, क्योंकि वो इंसान भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है एक ड्रामा एक्टर और एक असली भगवान के ऊपर। इस मूवी में एक और सीन है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जिसमें बताया गया कि कैसे धर्म के नाम पर हमें लूटा जाता है, कैसे हमारे डर का एक बिजनेस बनाया जाता है और उस बिजनेस के चलते उन लोग फंडिंग जनरेट करते हैं। वैसे PK जो एक मूवी है, इसमें बताया गया कि कैसे हमें इन रॉन्ग नंबर बाबा से बचना चाहिए, और जब भी जैसे आपको दिखे कि यहाँ पे गलत हो रहा है धर्म पे नाम पर, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाओ। वैसे किसी मंदिर में जाना, किसी मस्जिद में जाना किसी प्रकार से गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी ऐसे बाबा लोग जो दिखें तो वहाँ पे अलर्ट हो जाओ, नहीं तो फिर ऐसे इंसान मिलेंगे जो बोलेंगे कि समोसा के साथ आगे खाओ कृपा बरसेगी। अगर इन सब के बावजूद भी आपको लगता है कि ये मूवी हिंदू फोबिक थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या, स्वामी विवेकानंद जी का क्या, जो तो यूथ के लिए एक आइकॉन सिद्ध करते हैं, और वो तो रिलीजियस थॉट को और रिलीजियस टाइप की इस प्रकार के रिचुअल्स को एक कटु वचन के साथ अपोज करते हैं। बात यह है कि आपको एक नरेशन बैठाना होता है, और उस नरेशन के चलते इन लोगों को अपोज किया जाता है, और इस नरेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी रहते हैं इस प्रकार के राउंड नंबर बाबा, जो हमारे धार्मिक मान्यताओं के साथ खेलते हैं। बात यह है कि अगर समाज में चल रहे किसी अनएथिकल मुद्दे को लेकर हम उठाते हैं और उसको सामने लाते हैं, तो हम एंटी हिंदू कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये नरेशन हमें बैठाया जाता है, और हम ऐसे इंसान हैं जो इस नैरेटिव के पीछे भाग जाते हैं कि हाँ भाई यही सही है, और इसी में बात चलती है। मलयालम की एक मूवी है ट्रांस, जिसमें भी एक सेम चीज़ों को बताया गया कि ये नरेशन बैठाए जाते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे क्रिश्चियनिटी का कॉर्पोरेटाइजेशन होता है, और कैसे धर्म के नाम पर ऐसे रॉन्ग नंबर बाबा हमें लूटते हैं। अब मेरी बातों से कई जने बोलेंगे कि हाँ चलो मान लिया कि इसमें हिंदू फोबिक नहीं था, तो ऐसा क्यों होता है कि आमिर हमेशा खाली हिंदू के लिए ही ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं? तो इस मूवी में ही बताया जाए, इसमें एक सीन है जिसमें दिखाया गया कैसे आमिर 2 बोतल लेकर मस्जिद में चले जाते हैं। अब इसके बाद भी कुछ लोग बोलेंगे चलो ये भी मान लिया, तो ऐसा क्यों है कि इस मूवी में छोटा सा इसको सीन दिखाया गया और हमारे हिंदू के लिए इतना बड़ा चीज़ बताया गया है कि सारी बुरी चीज़ें उन्हें हिंदू में मिलती है। तो इसके ऊपर पूरी मूवी बना दी गई है सीक्रेट सुपरस्टार के नाम पर, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मुस्लिम में चल रहे कंजर्वेटिव थॉट के नाम से महिलाओं को रोका जाता है आगे बढ़ने से। यहाँ पर हमें समझने की बात है कि कैसे किसी नैरेटिव के चलते हमारे साथ खेला जाता है। अब जब समझ चुके हैं कि ये रॉन्ग नंबर बाबा और ये नैरेटिव हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं, और सही मायने में ये रॉन्ग नंबर बाबा पहली चॉइस होते हैं इस प्रकार के नैरेटिव बैठाने के लिए। वैसे हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी लाल सिंह चड्ढा के पीछे भी फेल होने के बहुत से कारण हुए। इस मूवी में बहुत से कारण रहे हैं जिसके कारण ये मूवी गंदे तरीके से बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हुई है। पहला कारण जो अभी तक हम इस वीडियो में डिस्कस करते आए हैं, वो पहले के अंत तक के एक कारण रिलीजियस पॉलिटिक्स, जिसके चलते एक नैरेटिव बैठाया जाता है, जिसके कारण इस फिल्म का भी बाइकआउट किया गया। सेकेंड कारण रहा है खुद आमिर खान। थर्ड कारण रहे हैं जैसे कि कहा जाता है कि किसी सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे, किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उसी प्रकार भी इस सेम मूवी के लिए इस अनसक्सेसफुल स्टोरी के पीछे भी एक औरत का हाथ था, और वो थी करीना मैडम खुद। मैडम अपने एक इंटरव्यू में बोलती है कि अगर हमारी फिल्मों से आपको इतनी चिढ़ है तो मत जाओ देखने। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, नहीं देखेंगे तुम्हारी मूवी, और एक मूवी को बहुत गंदे तरीके से पिटी बॉक्स ऑफिस पर। एक और कारण, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, वो है लाल सिंह चड्ढा खुद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मूवी फॉरेस्ट गम का रीमेक है, और आमिर खान एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे किरदार है बॉलीवुड में जो हमेशा नई नई स्टोरी को बॉलीवुड में लाते रहते हैं। हमेशा नया कुछ ना कुछ देखने को मिलता है इनकी मूवी में। 3 इडियट को ले लीजिए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए, और तारे ज़मीं पर, जिसमें चिल्ड्रंस के अंदर में चलते रहे मेंटली ट्रॉमा के बारे में बात की गई है। और एक और मूवी है दंगल, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। लेकिन इस मूवी में हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। वही चीज़ दिखाई गई है जो हमें पीके में देखने को मिलता है। आमिर का वही फेस 2 कानों के साथ निकला हुआ, नया कुछ देखने को नहीं मिलता जिस मूवी का हमने एक्सपेक्टेशन किया था फॉरेस्ट गम में। वैसे आप फॉरेस्ट गम देखना चाहते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे इस मूवी का टोटल बजट था 180 करोड़, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस में अपने पिटने के नाम से बहुत कमी कमाई की है। इस मूवी के फेलियर के पीछे अगर आपको और कुछ कारण दिखते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।